हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी। और एज प्रॉमिस्ड हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर आईसीएसई क्लास 10th। जी, एंटायर इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर टर्म 1 इन वन वीडियो। जी, न सिर्फ डेट्स बल्कि कैसे आप डेट्स को रिमेंबर करेंगे, इसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो तैयार हो जाएं? यस, गेट रेडी। तो सबसे पहले आपको मैं छोटा होकर के जी ले चलता हूं पहले ही स्लाइड पर। जी, हिस्ट्री एंड सिविक्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड हाउ टू रिमेंबर। तो हाउ टू मेमोराइज डेट्स, कुछ टिप्स आपके लिए। सबसे पहला कि आपको करना चाहिए सिंप्लीफाई द डेट्स कर देना चाहिए। सर, ये सिंप्लीफाई द डेट्स बाय स्प्लिटिंग का क्या मतलब है? जैसे आपको याद करना है 1947, so you can split 19 and 47। तो 19 तो आपको मालूम है कि जो 19 की डेट्स चलती रहेंगी, जो जो इवेंट्स 19 में हुए होंगे, बस आपको क्या करना है 19 सेपरेट कर देना है और लास्ट के 2 इयर्स से याद कर लेना है। और या तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ मैथ्स लगा सकते हैं। कैसे? हाउ कैन यूज मैथ्स इन रिमेंबरिंग डेट्स? लेट्स से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर्म हुई 1866 में और इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ 1876 में। तो आपने मैथ्स लगाया क्या याद करने के लिए कि 10 साल के गैप में विद इन द ईयर ऑफ 10 ये दूसरा एसोसिएशन बनाया गया। ऐसे ही आप कुछ इवेंट्स को डेट्स के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं कि कितने ईयर बाद कौन सा इवेंट हुआ, प्लस माइनस कर सकते हैं इसमें। और क्या कर सकते हैं, कोशिश करें डेट्स के साथ लोगों का नाम याद करें, लोगों की इमेज याद करें। और ऐसा ही मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। आपको न सिर्फ डेट्स बताएंगे, इंपॉर्टेंट ईयर्स बताएंगे, बस साथ में उसका फिगर भी देंगे ताकि आपके मेमोरी में बैठ जाए। याद रखिएगा, विजुअल चीजें जो होती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिक्स हो जाती हैं, जो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, दे कैन सिंग अ सॉन्ग और रीड अलाउड 2-3 बार जोर जोर से डेट्स बोलिए। हो सके तो ये डेट्स मेमोराइज करके कहीं एक चार्ट बना के लिख सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म तरीका है याद करने का। और या तो डेट्स को गा सकते हैं, गा सकते हैं, ठीक है, जैसे आप गाना गाते हैं, राइमिंग वर्ड लगा सकते हैं उनके आगे, ठीक है। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद वो राइम लगा दीजिए, ठीक है। और लास्टली एसोसिएट नंबर विथ समथिंग और समवन। उन नंबर्स को किसी के साथ याद करिए। सर कैसे याद करें? जैसे आपके मदर फादर की बर्थ डेट क्या है, बर्थ ईयर क्या है, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। दादा दादी की बर्थ ईयर्स क्या है, रियली उनकी एज तो कम से कम कुछ हिस्टोरिकल डेफिनेटली होगी, तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि मेरी दादी जी के बर्थ ईयर में इंडिपेंडेंट हुआ था देश, गांधी जी पैदा हुए थे। गॉट इट? सो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ उन नंबरों के साथ क्या करिए, अपना एसोसिएशन जोड़िए। सो हियर वी गो। अब स्टार्ट करते हैं क्विकली। और सारी डेट्स, जो भी डेट्स हमने डिस्कस की है, इसके अलावा आपके पास कोई और इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं बचेगी। जी हां, आई प्रॉमिस यू। सो पहला आपको फेजेस याद करना बहुत जरूरी है। और पहले आता है इंपॉर्टेंट फेजेस। तो आप जानते ही हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला है दी फर्स्ट फेज, जिसे हम कहते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, फर्स्ट फेज, जिसका दूसरा नाम भी है अर्ली नेशनलिस्ट फेज। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपको ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट फेज या अर्ली नेशनलिस्ट फेज ये बना था कांग्रेस के बनने के बाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 को बाय AOU। जी, तो 1885 से ये फेज शुरू हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो नेशनलिस्ट हैं इनको मॉडरेट्स के भी नाम से जाना जाता है। और कई सारी बुक्स में इसका टेन्योर कुछ डिफरेंट भी है। जी, 1885 से शुरू होता है और किसी किसी बुक्स में यहां पर टेन्योर 1905 दिया है। इट मे बी इन, इफ द ऑप्शन इज गिवन एज 1885 to 1905, then you can take this option as well.
और सेकेंड फेज की बात करते हैं, जब मॉडरेट्स का फेज खत्म हुआ, हां 1905 से शुरू हुआ सेकेंड फेज, क्योंकि सेकेंड फेज में जो मॉडरेट्स थे उनसे अलग हो गए, यस उनसे जुदा हो गए कांग्रेस के ही कुछ मेंबर्स, नाम दिया गया असर्टिव नेशनलिस्ट। जी, द वर्ड इज असर्टिव नेशनलिस्ट, मतलब कांग्रेस के वो मेंबर्स जो असर्टिव मेथड्स ऑफ नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, हां एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस में बिलीव करते हैं, इसीलिए नाम दिया। लाल बाल पाल तो आप जानते ही हैं, यही तीन प्रमुख मेन नेशनलिस्ट असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर थे। और इनका फेज 1905 से शुरू होता है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, और 1916 में खत्म होता है, क्योंकि 1916 में ये असर्टिव नेशनलिस्ट वापस कांग्रेस को रीजॉइन कर जाएंगे जी, 1916 को लखनऊ सेशन में। और तीसरा और आखिरी फेज, मैंने कहा क्योंकि हम 3 फेज करने जा रहे हैं, तो तीसरा और आखिरी फेज है हमारा जी 1915 से, जी 1915 टू 1947, जब तक हम आजाद नहीं हुए। इस फेज को मास फेज कहा गया जी, मास फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि इसमें मास मूवमेंट था, इसमें आम जनता का पार्टिसिपेशन था, घर घर से जन जन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसको गांधीयन एरा भी कहा गया है, क्योंकि गांधी जी ही इस समय हमारी इंडियन हिस्ट्री में छाए रहेंगे, और आप उनका दर्शन तो जरूर कर सकते हैं जी। आगे बढ़ जाते हैं, इंपॉर्टेंट dates in chronological order. Now you will see that these dates are according to the chronological order. सबसे पहले डेट हम देखने जा रहे हैं 1793। 1793 हां, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का विद द लैंडलॉर्ड्स। क्या था इसमें परमानेंट सेटल सिस्टम में? लैंडलॉर्ड्स को लैंड रेवेन्यू एक फिक्स्ड रेट में कलेक्ट करना था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करना था। दिस वाज द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और इसको देने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा इंपॉर्टेंट ईयर 1828, राजा राम मोहन रॉय जी को नमन जी। राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज, हां ब्रह्मो समाज को फाउंड किया 1828 में राजा राम मोहन रॉय। हां, फादर ऑफ इंडियन रिनायंस के नाम से जाने जाते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के ही एफर्ट से, देखिए अब इसी से कोरिलेटेड ईयर आ गया, ठीक, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज फाउंड किया, और इनके ही एफर्ट से 1829 में, 28 में ब्रह्मो समाज बना, 29 में सती को एबॉलिश कर दिया गया बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट जी। उस समय विलियम बेंटिक्ट वॉइसरॉय थे, और इन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी से इन्फ्लुएंस्ड होकर जी एक एक्ट बनाया जिसमें सती को, जिसमें विडोज, जो औरतें जिनके हस्बैंड मर जाते थे, उनके ही आग में लेडीज को जिंदा जला दिया था, वुमेन्स को जिंदा जला दिया था। तो ऐसे बुरी प्रथा को क्या किया गया, इस कानून द्वारा एबॉलिश कर दिया गया। चलिए मैंने लिख दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट जी। सती सिस्टम, ये रहा उसका इमेज भी। मैं आपके सामने इमेज भी रख रहा हूं ताकि आपके लिए ये चीज इजी हो जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको देने वाले थे लॉर्ड डेलहाउसी। बड़ा ही गंदा कानून था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कब दिया? 1848 लॉर्ड डेलहाउसी और डॉक्ट्रिन से याद कर लेंगे, ठीक है। लॉर्ड डेलहाउसी, मैं एल लिख देता हूं लॉर्ड के लिए ताकि आपको याद रहे जी। तो डेलहाउसी जी ने बनाया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें कहा गया कि जिस राजा का अपना कोई वारिस नहीं होगा, उस राज्य को, उसका हायर नहीं होगा, उसके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में ले लिया जाएगा। जैसे झांसी, नागपुर, सतारा, संभल, इन सबको ले लिया गया जी। अगला ही साल देखिए 48 के बाद अगला ईयर क्या आ गया? 49, 1849। देखिए 18 चल रहा है अभी, 18 अलग कर लीजिए, 49 डिवाइड कर सकते हैं। और अगेन लॉर्ड डेलहाउसी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर जी, लास्ट मुगल एम्परर को और उनके सक्सेसर्स को, बेसिकली उनके सक्सेसर्स, उनके वारिस को क्या किया जाएगा? कुतुब मीनार में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब वो दिल्ली के एक छोटी सी प्लेस कुतुब मीनार में जाके रहेंगे।
अब उनको लाल किला, रेड फोर्ट नहीं दिया जाएगा एज अ रेसिडेंस। और ठीक 1 साल बाद ब्रिटिश ने एक और कानून बनाया, नाम है रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को, हिंदुओं को अगर वो कन्वर्ट करते हैं तो उनके वारिस को प्रॉपर्टी में हिस्सा जरूर मिलेगा, क्योंकि इससे पहले अलाउड नहीं था। इंडियंस कन्वर्टेड टू क्रिश्चियंस वर नॉट गिवन देयर राइट्स इन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बट इस कानून में दिया जाने वाला है, यस, ताकि कन्वर्जन को बढ़ावा मिल सके। 1851, देखिए एक एक साल के गैप में अब सब आ रहा है। 48 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, 49 में अनाउंसमेंट आया लॉर्ड डलहौजी का, 50 में राइट रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट आया, 1851 में ज्योतिबा फूले अलॉन्ग विथ हिज वाइफ सावित्री फूले ने वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला पुणे में, वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल्स पुणे में। और ज्योतिबा फूले जाने जाते हैं सत्य शोधक समाज के लिए जी। 1852, ठीक 1 साल बाद इनाम कमीशन बनाया गया, जिसने गवर्नमेंट को कहा कि जहां जहां मिस रूल हो रहे हैं, मिस मैनेजमेंट हो रहे हैं, उनके राज्य को, उनके एसेट्स को ले लिए जाएं। हां, 1853, जस्ट आफ्टर 52, देखिए सीक्वेंस में सारी डेट्स हैं। 1853 में झांसी के राजा की डेथ हो गई, और झांसी के अलावा बेरार को, जी बेरार एक स्टेट का नाम है, यस प्रिंसली स्टेट का नाम है, जिसको ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया, कब्जा कर लिया। झांसी के राजा मरे हैं, रानी लक्ष्मीबाई नहीं मरी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक 1853 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि पहली रेलगाड़ी, यस पहली फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज सेटअप बिटवीन बॉम्बे टू थाने। अब 2 साल का गैप, 1856, यस 54, 55 का गैप हो गया, ध्यान दीजिए। 2 साल के गैप के बाद 1856, ये मैथ्स लगा रहे हैं आप, देखा आपने, दिस इज व्हाट इज मैथ्स। 1856 में क्या हुआ, ब्रिटिश ने अवध को एनेक्स कर दिया, यस, इन विच ईयर अवध वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। हां आप जानते हैं, बस इल्जाम लगाया गया मिस मैनेजमेंट का और उसे मिस रूल का, और उसके अवध को कब्जा कर लिया। लखनऊ यूपी गॉट अवध। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून पास हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट या हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, अर्थात हिंदू विडोज हो गई हैं, उनकी शादी करने की परमिशन फिर से दे दी गई है, थैंक्स टू ब्रह्मो समाज, राजा राममोहन रॉय जी। एंड एक और इंपॉर्टेंट एक्ट, देखिए 3 बड़े बड़े एक्ट पास हुए हैं 1856 में। तीसरा है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, क्या है इस कानून में, तो इस कानून में ब्रिटिशर्स को पावर दी गई कि वो इंडियन सिपॉयज को बाहर, इंडिया के बाहर भी क्या कर सकते हैं, ओवरसीज जॉब के लिए, ड्यूटी के लिए ले जा सकते हैं। एंड उस समय इंडियंस का बाहर जाना एक टेबू माना जाता था, बुरा माना जाता था। चलिए 56 के बाद अगला ही साल है 57, हो सके तो उसकी डेट्स याद कर लीजिएगा, डेट अलॉन्ग विद द ईयर। मार्च 29, मंगल पांडे ने अटैक कर दिया अपने ही एडजुटेंट को बैरकपुर में जी। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट वन टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ ड्यूरिंग 1857, और यहीं से जानते हैं स्पार्क शुरू हो जाएगा। अच्छा 1858 में देखिए ध्यान से डेट, जून 17, 1858, डेथ ऑफ रानी ऑफ झांसी। हां, रानी लक्ष्मीबाई जी का डेथ। जनरल ह्यूज रोज, हां जनरल ह्यूज रोज ने रानी के किले पे कब्जा कर लिया बेईमानी से, और रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में वीरगति को प्राप्त किया। 1858 में अगेन, जब वॉर के बाद, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को छीन लिया गया और ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया को देश का हेड बना दिया गया, और उन्होंने किया प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट किया इंडिया को कि क्वीन बनने का, एम्प्रेस बनने का। 1859 में, जी देखिए सीक्वेंस में डेट है, 57, पहले 56 देखा, फिर 57, 58, 59। 59 में तांत्या तोपे जी को कैप्चर कर लिया गया। हां, तांत्या तोपे वॉज द जनरल ऑफ नाना साहिब्स आर्मी। नाना साहिब एस्केप कर गए, नेपाल चले गए, वो उनको कोई नहीं पकड़ पाया।
बट तांत्या तोपे पकड़े गए और उनको भी फांसी लगा दी गई। और एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ इसी दौरान 1859 से लेके 1860 में, वो था इंडिगो मूवमेंट। और ये मूवमेंट कहां था? बंगाल और बिहार में था। अगेन सीक्वेंस में ही है 1861 को। 1861 को मॉडरेट्स के एफर्ट से, यस असर्टिव नहीं, फर्स्ट फेज अर्ली नेशनलिस्ट की मदद से क्या हुआ? इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास हुआ और इसके लिए एनुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना शुरू हुआ, जो आज भी सिविल सर्विस चल रही है आपके देश में, थैंक्स टू 1861 एक्ट। जी 1861 इंपॉर्टेंट ईयर। अगला 1861 के बाद क्या आने वाला है? 1862। देखा आपने, सीक्वेंस में डेट चल रही है, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद होगा। इस साल बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, उनकी डेथ हो जाएगी। कहां पर? रंगून पे, क्योंकि उनको वहां पर डिस्पोज कर दिया गया था। हां, 1857 के बाद उनको वहां पर भेज दिया गया था, जेल कर दी गई थी। अब आता है अगला फेज, देखिए गैप आ गया। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया दादा भाई नेहरू जी ने। यहां ये एक एसोसिएशन था जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने बनाया। मकसद क्या था? ब्रिटिश को इन्फॉर्म करना। जी, ब्रिटिश को इन्फॉर्म करना। क्या इन्फॉर्म करना है ब्रिटिशर्स को? कि कैसे वो इंडिया में, क्या कंडीशन है इंडियंस की, है ना, ब्रिटिशर्स को वहां बताना। 1873 में, देखिए काफी गैप के बाद, डेट्स 1873 सत्य शोधक समाज बनाया। जी, इसके फाउंडर कौन है? ज्योतिबा फूले। जी, जे फूले मैंने लिख दिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्मर। अगेन आर्य समाज की फाउंडेशन इसके ठीक बाद हुई और आर्य समाज को फाउंड किया स्वामी दयानंद सरस्वती। जी, आर्य समाज सत्यशोधक समाज के फॉर्मेशन के 2 साल बाद। इसका मतलब सत्यशोधक समाज पुराना है ज्योतिबा फूले वाला, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज बनाया वो उसके ठीक 2 साल बाद बनाया गया। लाइक दिस यू कैन ऐड, जी यू कैन ऐड ईयर्स और आपको याद करना इजी हो जाएगा। आइए कुछ और डेट्स के बारे में बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन ठीक 10 साल बाद बनाई गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, किससे 10 साल बाद सर? 1866 में। हां, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था दादा भाई नेहरू जी ने, और हमारे देश के ही लीडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया 1876 में इंडियन एसोसिएशन। पहला दिल्ली दरबार, अर्थात जब क्वीन विक्टोरिया इंडिया में आने वाली हैं, 1877 को लगाया गया था, और 1878 को हुई, ठीक 1 साल बाद 76, 77 और ये रहा 78। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया लॉर्ड लिटन द्वारा। लॉर्ड लिटन को बहुत खराब वॉइस रॉय की कैटेगरी में रखता हूं मैं। हां, इसमें इंडियन न्यूज़पेपर्स को अधिकार नहीं दिया गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखने के लिए। वंस अगेन सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1883 में बनाया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये एक लॉयर्स, एजुकेशनिस्ट, टीचर्स, एडवोकेट्स का एक ग्रुप था जिसको आगे जाकर के कांग्रेस बनाने में मदद करना था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन एसोसिएशन, जी ये दोनों, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज्ड इनटू कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ठीक 2 साल बाद बनने जा रही है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फाउंडर हैं ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम। उनके भी दर्शन कर सकते हैं आप। 1886 में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। जी, आज भी वो पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड है। हां, जो देश में पब्लिक सर्विसेज डिसाइड करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। और 1893 में क्या हुआ? देखिए अब काफी गैप आ गया यहां पर। 1893 पहली बार ऐसा हुआ कि जो ICS इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम आपने पढ़ा था, ICS इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, अब वो लंदन और इंडिया में एक साथ दोनों जगह होगा। इससे पहले सिर्फ लंदन में होता था। और इसी साल 1893 में, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर है, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे पार्लियामेंट ऑफ, जी रिपीटिशन है कोई बात नहीं, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, कहां पर? शिकागो में। और अब शुरू होता है
जी अब शुरू होता है बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू फर्स्ट फेज। जी फर्स्ट फेज में सेकेंड फेज में पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल, डेट याद कर लीजिए, हां 16 अक्टूबर 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। इनको भी देख लो, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का पार्टीशन, ये कहते हुए कि ईस्ट में और वेस्ट में इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि वो इंडिया को डिवाइड एंड रूल कर सके। जी ईस्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी एंड वेस्ट में हिंदू मेजॉरिटी। 1906 में ही देखो नतीजा आना शुरू हुआ, यहां डिवीजन हुआ नहीं बंगाल का और यहां फैसले आने शुरू हो गए। क्या हुआ 1996 में? देखिए डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 दिसंबर को मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया ढाका में। जी डेका इज नाउ इन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। 1907 को सूरत स्प्लिट सेशन के नाम से जाना जाता है। 1907 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। सूरत स्प्लिट, यहां पर ही मॉडरेट्स, जिसको हम लोग फर्स्ट या नेशनलिस्ट कहते हैं, वो डिवाइड हो जाएंगे, बट जाएंगे। असर्टिव नेशनलिस्ट अलग हो जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे लाल बाल पाल। और इस समय उसके लीडर हैं, यस, यहां पे जो कांग्रेस के लीडर थे रास बिहारी बोस जी। जी रास बिहारी बोस जी के ही प्रेसिडेंटशिप में ऐसा हुआ था। देयर वॉज अ स्प्लिट इन दी सूरत सेशन। जी मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स, मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स 1907 में हुआ। 1911 2 साल बाद, ध्यान से देखिएगा, 2 साल बाद बड़ा इंपॉर्टेंट डेट आ रहा है। क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया। जी 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। 1911 में ब्रिटिशर्स ने अपने डिसीजन को वापस ले लिया। और क्या हुआ? दिल्ली दरबार बुलाया गया, और वंस अगेन ये दूसरी बार दिल्ली दरबार है, याद रखिएगा। पहला दिल्ली दरबार हो चुका है 1877 में। और अब दिल्ली दरबार क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमारी देश की कैपिटल शिफ्ट होने जा रही है फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। जी अब हमारी देश की कैपिटल कलकत्ता नहीं रहेगी 1911 के बाद। यू माइट बी नोइंग दैट द ब्रिटिशर्स हैड कैप्चर्ड द बंगाल प्रोविंस फर्स्ट। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ही कैप्चर किया था, उसके बाद वो ऑल इंडिया स्प्रेड किए फ्रॉम द बंगाल। 1915 एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे लिए, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी हमारे देश में वापस लौट आएंगे, साउथ अफ्रीका से। कौन बुलाएगा महात्मा गांधी को इंडिया? आप जानते हैं जी, महात्मा गांधी को इंडिया बुलाने वाले हैं उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी। 1916 एक इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस साल लखनऊ पैक्ट साइन होने वाला है। लखनऊ पैक्ट कैसे बना? कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग प्लस दी असर्टिव नेशनलिस्ट, GAN में लिख देता हूं, इस सब मिलकर के ब्रिटिश को एक ज्वाइंट एग्रीमेंट देंगे, एक्ट देंगे, लखनऊ पैक्ट, क्योंकि लखनऊ में किया गया था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर। और 1916 भी दोबारा रिपीट है। देखिए होम रूल लीग नाम की एक संस्था बनाई मिसेस एनी बेसेंट ने, और यहां गांधी जी अब देश में आ चुके हैं। यहां देखिए देश में आ गए हैं 1916 में, गांधी जी अब इंडिया में हैं। और अब शुरू हो रहा है गांधीयन एरा 1915 से। और गांधी जी सबसे पहले जाएंगे चंपारण में। चंपारण एक छोटा सा विलेज है, बिहार में एक छोटा सा विलेज है, जहां पे इंडिगो फार्मर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह होने वाला है, जहां मिल वर्कर्स क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उनको सैलरीज नहीं मिल रही है, वेजेस नहीं मिल रही है, और इसके खिलाफ वो लोग आंदोलन करेंगे। चंपारण में मैंने बताया था फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं जी, जिनको हम शेयर क्रॉपर्स भी कह रहे थे जी। और खेड़ा में भी एक एजिटेशन होगा, जहां पर गांधी जी जाएंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एजिटेशन है। गांधी जी मेन पॉलिटिक्स से आने से पहले ये 3 लेसन्स लेके आए थे। 1919 बड़ा ही मनहूस साल है, बड़ा ही गंदा ईयर है मुझे लगता है इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि इस साल बड़े गंदे गंदे कानून होने वाले हैं। पहला है जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाएगा, आप जानते ही हैं, जनरल डायर ने हमारे इंडियंस को शूट कर दिया था। और 1919 अगेन मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ। यहां पर इसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है।
इंडियंस को अलाउ कर दिया गया कि दे कैन फॉर्म देयर लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहती थी कि गवर्नमेंट का डिवीजन हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, पावर डिवाइड किया जाए इस रिफॉर्म में। 1919 फिर से मैंने बताया बड़ा ही काला साल है 1919। देखिए यहां तक 1919 चल रहा है। 1919 में काला कानून पास हुआ, रॉलेट एक्ट, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि इन कैमरा ट्रायल करो, अर्थात किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर दो विदाउट एनी वारंट। जी 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया और खिलाफत मूवमेंट शुरू किया अली ब्रदर्स ने। 1922 गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, चौरी चौरा में पुलिसमैन को मार देने के बाद, इंडियंस द्वारा मार देने के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, विड्रॉ कर दिया। 1927 नवंबर 1927 में आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के लीडर थे सर जॉन साइमन, और इनमें कोई भी इंडियन मेंबर न होने की वजह से हमने इसका विरोध किया जी, और इसीलिए साइमन गो बैक का नारा दिया। और इस नारा देने वाले में, साइमन गो बैक का नारा देने वाले में सबसे मेन थे लाहौर में लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा गया। लाठियों से मारा गया इस साइमन कमीशन के विरोध में, और उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय शेर पंजाब। 1929 में पहली बार हमने पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगा। पहली बार इंडिया ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की जी, और 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे 1930 से हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया। हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया 26 जनवरी को। देश आजाद नहीं हुआ था, याद रखिएगा। और 1930 को ही सॉल्ट सत्याग्रह, जिसे हम लोग नमक आंदोलन, डांडी मार्च भी कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस इसके बाद शुरू होता है जी। ये लॉन्च हुआ, डांडी मार्च कहते हैं, या आप कह सकते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, पर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो गया क्योंकि कोई भी इंडियन नहीं गया। 1931 में देखिए 30 में हुआ सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी द्वारा। और उसके बाद गांधी और इरविन में, इरविन उस समय वॉइस रहे थे, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया जी, कुछ समय के लिए रोक दिया गया गांधी जी द्वारा। और इस मूवमेंट के सस्पेंशन के बाद गांधी जी पहुंचे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन में है, और वहां पर गांधी जी की नहीं सुनी जाएगी, गांधी जी वापस आ जाएंगे। 1932 में कम्युनल अवार्ड होगा, इसे कई बार रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड कहते हैं जी। रामसे उस समय वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, रामसे मैकडोनल्ड जी। और इसमें क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड्स में इंडिया को बांटने की कोशिश की गई। इंडिया को बांटने की कोशिश की गई, इलेक्टोरेट अलग अलग दे दिए गए सबको, हिंदूज को, क्रिश्चियंस को, सिख को, माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए ताकि उनमें लड़ते रहे आपस में। 1932 में ही देखिए, 1932 इंपॉर्टेंट ईयर है। 1932 में ही पूना पैक्ट साइन हुआ, किसके बीच में, महात्मा गांधी जी के और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। क्या था पैक्ट में कि अब डिप्रेस्ड क्लास को, दलित्स को सेपरेट सीट दी जाएगी, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। तो एमजी मैंने लिख दिया, महात्मा गांधी। और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, जो कि फ्लॉप होगा क्योंकि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं था। 1935 जी, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होगा। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये एक्ट बनाया जाएगा। उन्होंने जो सलाह दी उस पर ही बनेगा एक्ट। 1939 को बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया क्योंकि त्रिपुरी सेशन में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। पिता भी सीतारामैया को हराकर, कांग्रेस के एक लीडर थे, उनको हराकर गांधी जी के गांधी जी के द्वारा वो नॉमिनेटेड थे, गांधी जी के लीडर को हराया उन्होंने और खुद बन गए कांग्रेस प्रेसिडेंट। पर उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी और खुद बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। द पार्टी फॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द सुभाष चंद्र बोस जी। और 1940 में शुरू हुआ अगस्त ऑफर, यहां से ब्रिटिश
बैकफुट पे आ जाएगी। अब यहां से शुरू होगा ब्रिटिश का देश से भागने का दौर। यह ऑफर गांधी जी मना कर देंगे, हां, क्योंकि अगस्त के महीने में दिया था, इसीलिए इसका नाम है अगस्त ऑफर। और आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बची हैं। क्रिप्स मिशन आया, हां, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए 1942 में। क्रिप्स मिशन फेल हो गया। 8 अगस्त, कई बार इसको क्विट इंडिया डे के नाम से भी जाना जाता है, इसी दिन लॉन्च हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, और यह मूवमेंट बॉम्बे से, मुंबई से लॉन्च हुआ और सारे मेजर लीडर्स कांग्रेस के अरेस्ट हो गए। 8 अगस्त 1942 में ही कैप्टन मोहन सिंह, ध्यान दीजिएगा, कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी की कल्पना की, उसके प्लान के बारे में सोचा, क्योंकि ये खुद भी एक ब्रिटिश सिपाही थे और ये चले गए जापान के पास हेल्प मांगने के लिए कि सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मुझे दे दो, मैं बनाऊंगा एक सेना जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ेगी। 1943 में ठीक ही अगले ही साल सुभाष चंद्र बोस जी को इस इंडियन नेशनल आर्मी का सुप्रीम कमांडर बना दिया गया, और 1943 में ही, जी हां, सेम ईयर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एक्ट सिंगापुर बना दी, पहली आजाद सरकार फ्री इंडिया, वो भी कहां पर, सिंगापुर में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और यह भी फेल हो गया, हां, इसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे ब्रिटिश के, इसीलिए इसका नाम है कैबिनेट मिशन। 1946 में, हां, यह डेट याद रखनी पड़ेगी आपको, 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया है। यहां ग्रेट कलकत्ता किलिंग की गई है, जिसमें मुसलमानों ने, हां, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर, यस, देश में लड़ाई छेड़ दी थी। और 1947 को हमारे देश की आजादी का, हां, जुलाई 1947 को कानून पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और हम आजाद हो गए 15 अगस्त को। ये तो 14 अगस्त को क्या हुआ सर, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947 है, और यहीं से इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियंस या 2 डोमिनियंस नोन एज इंडिया एंड पाकिस्तान। होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर डेट्स। अब जो कुछ डेट्स आपको दिखा रहा हूं, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग अप द डेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ और डेथ के ईयर्स को मैंने आपके लिए दे दिया है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। दीज डेट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सम इंपॉर्टेंट वॉइस रॉयज हैं, हां, जिनका मुझे लगता है जरूरत थी। हां, लॉर्ड कर्जन देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल, हां, लॉर्ड माउंटबेटन देख सकते हैं, लास्ट वॉइस रॉय है, लास्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल भी हैं हमारे देश में। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू वॉर भी है हमारे पास, हां, स्पेशली बैटल ऑफ प्लासी आप देख सकते हैं, जिसके बाद ब्रिटिश पावर इंडिया में बढ़ने लगेगा, या बैटल ऑफ बक्सर भी आप देख सकते हैं। ये 2 बैटल जो है इंडिया के लिए टर्निंग बैटल है, जब ब्रिटिश पावर इंडिया में कब्जा कर लेगा। और कुछ और वॉर्स के मैं डेट्स हूं अपडेट कर दे रहा हूं, यू कैन जस्ट गो थ्रू। सो इंपॉर्टेंट डेट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और किस तरीके से इंपॉर्टेंट डेट्स को करना है यह भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। बट एक ही चीज कहूंगा, मेक अ पिक्चर इन योर माइंड, हैव दैट इमेज, कोरिलेट इट विथ समथिंग विच यू कैन रिमेंबर, एड प्लस माइनस करके डेट्स को भी याद कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।